क्लास 9 फिजिक्स का हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। तो मोशन की डिफिनेशन जानने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा रेस्ट के बारे में जान जाते हैं। रेस्ट कहने का मतलब क्या होता है फिजिक्स में। लुक, अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है मतलब क्या, वो जहाँ पे है वो वहीं पे है, और पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है अपने आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके रिस्पेक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से हम इस बोर्ड से आधा मीटर दूर हैं, उस वाले दीवार से उधर एक दीवार है, लेट से उससे हम 1.5 मीटर दूर हैं। तो टाइम बीतते जा रहा है और हम इस दीवार से अभी भी आधा मीटर ही दूर हैं, उस दीवार से अभी भी 1.5 मीटर ही दूर हैं, और टाइम बीतते जा रहा है। यानी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जैसे कि हम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी मेरे आसपास में जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में, विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, तो आपका मेन बात यहाँ पे क्या है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं करने चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे w.r.t। w.r.t को आपको पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू। ओके, सो हम डिक्टेट कर रहे हैं, आप सिंपली सुन के इसको लिख लीजिएगा कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to surrounding with the passage of time, then the object is said to be at rest. Okay, for example जिस मोबाइल से हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो रेस्ट में है, क्योंकि आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा है आपका, वो रेस्ट पे है। किसके रिस्पेक्ट में, इस रूम में आपका जो भी वॉल्स है, जो बोर्ड है, उसके रिस्पेक्ट में आपका वो रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन अगर अभी हम ऐसे चल रहे हैं तो मेरे रिस्पेक्ट में वो फ़ोन जो है वो रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में वो फ़ोन पोजीशन चेंज कर रहा है अपना। एक्चुअली में पोजीशन चेंज हम कर रहे हैं, लेकिन फिर से अगेन बात आ जाता है आपका कि ऑब्ज़र्व कौन कर रहा है, ऑब्ज़र्वर कौन है। अगर ऑब्ज़र्वर हम हैं तो हम तो यही बोलेंगे, ऑब्ज़र्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट पे सोचता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक और टर्म समझना पड़ेगा पहले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लुक, आप किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो, उसके या फिर उसका स्पीड मेज़र कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चुनना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से हम डिस्टेंस नापेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पूछेंगे कि इस बोर्ड का डिस्टेंस कितना है, तो ये क्वेश्चन ही बोलेंगे अधूरा है। आप कंप्लीट क्वेश्चन क्या होगा कि इस बोर्ड का डिस्टेंस मेरे से कितना है, तो बोलेंगे हाँ ये कंप्लीट क्वेश्चन है, अभी तो आंसर होगा इसका लेट से 1/2 मीटर। फिर पूछेंगे इस बोर्ड का डिस्टेंस उस कैमरा से कितना है, तो लेट से 2 मीटर्स। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब वो पॉइंट जहाँ से हम अपने आसपास में मौजूद जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिस्टेंस मेज़र करेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है आपका, सबसे पहले तो एक पॉइंट है जिसको कि हम लोग बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसके अलावा क्या होता है, एक आपका एक नहीं, एक्चुअली में देखा है तो तीन एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ये एक्सिस क्यों, कि आप डायरेक्शन बताने के लिए कि लेट से कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे खड़ा है, इस जगह पर है और इससे 10 मीटर दूर है, तो हम लेट से ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे से 10 मीटर दूर है राइट साइड में। अगर लेकिन लेट से इधर नहीं है, इधर कोई ऑब्जेक्ट है लेट से, और ये यहाँ पे लेट से अभी 5 मीटर दूर है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे नॉर्थ साइड में है 5 मीटर दूर। उसी तरह से आपका एक जेड डायरेक्शन भी हो सकता है। जेड डायरेक्शन आपका ये बोर्ड के बाहर आता हुआ एक एक्सिस इमेजिन कीजिए। तो क्लास 9th में आप लोग को अभी 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि बस एक एक्सिस के अलॉन्ग, तो आपको अभी 3 एक्सिस को लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा रेफरेंस पॉइंट में और क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट में आपके पास होना चाहिए क्लॉक। क्लॉक क्यों चाहिए आपको, टाइम मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, टाइम मेजरमेंट। ओके, सो वंस अगेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस
is a set of 3 axes, x, y and z axis. Z axis is coming out of board, so I can't draw it properly. With a clock is called frame of reference, that's all. And ये तीनों एक्सिस जहाँ पे मीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, और वहीं से हम सारा डिस्टेंस नापेंगे, ठीक है। तो हम रेस्ट के बारे में बता रहे थे। तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेट से हम अपने साथ लेके घूम रहे हैं, हम जहाँ जाएंगे हम उसको बोलेंगे वही मेरा रेफरेंस पॉइंट है, वही मेरा ओरिजिन है। तो अभी वो मोबाइल मेरे से लेट से आपका 2 मीटर दूर है, लेकिन हम चल के जब यहाँ पे आ गए तो अब मेरे से उसका डिस्टेंस कुछ और हो गया। तो मेरे रिस्पेक्ट में तो मोबाइल बोलेंगे पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो जो मोबाइल है वो मोशन में है, हाँ रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। लेकिन इस रूम में बाकी जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट पे है, ठीक है। उसके बाद मोशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो मोशन का डेफिनेशन भी बिल्कुल रेस्ट के ही जैसा है। रेस्ट के डेफिनेशन में हमने बोला था कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, यहाँ पे हम लोग सिंपली बोलेंगे इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। नाउ one important thing is that rest and motion are not absolute, full stop, they are relative। क्या मतलब है इसका? एब्सोल्यूट कहने का मतलब है ना, जो कि सारे ऑब्जर्वर के लिए सेम हो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। लेकिन अगर अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग चीज़ निकल के आ रहा है तो फिर उसको हम लोग एब्सोल्यूट नहीं बोलते हैं, फिर उसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन मूव कर रहा है, तो आप अपने आप को रेस्ट में बोलोगे कि मोशन में बोलोगे। और अब याद रखो कि आपका रेफरेंस पॉइंट आप खुद हो, क्योंकि आप जो भी मेज़रमेंट लोगे, आप जहाँ पे किसी भी टाइम पे आप जिस जगह पे खड़ा हो या जिस जगह पे बैठे हुए हो, मेज़रमेंट आप वहाँ से ले रहे हो। तो अगर लेट से ट्रेन का सारा खिड़की दरवाज़ा बंद है, ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो आप बोलोगे कि हम तो रेस्ट पे हैं। क्यों आप बोलोगे रेस्ट पे है? क्योंकि आपके आसपास का जो सराउंडिंग है, आपके सराउंडिंग में क्या है, खिड़की है, आपके सराउंडिंग में लेट से ऊपर पंखा है, सामने वाला पैसेंजर है, तो आप इन सब के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो। या फिर यही बोल सकते हो कि आपके सामने जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो रेस्ट पे है। क्यों आपके सामने वाला पैसेंजर रेस्ट पे है? क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। लेकिन ट्रेन के बाहर जो ऑब्जर्वर होगा, ट्रेन के बाहर लेट से कोई पर्सन खड़ा है, वो अगर दिखेगा तो वो आपके सामने वाले पैसेंजर को क्या बोलेगा कि वो तो मोशन में है। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में जो पैसेंजर है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो यानी कि सेम पर्सन जो आपके सामने बैठा हुआ है वो आपके लिए रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन के बाहर किसी पर्सन के लिए क्या है, मोशन में है। तो यही बात है आपका कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं, दे आर रिलेटिव। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। एब्सोल्यूट कहने का मतलब होता है कि जो सारे ऑब्जर्वर्स के लिए सेम हो, लेकिन रेस्ट और मोशन सारे ऑब्जर्वर्स के लिए सेम नहीं है। ये ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल लीजिए, हम लोग सब कोई अभी प्लैनेट अर्थ पे हैं, हम यहाँ लेट से अभी चुपचाप खड़ा रहते हैं, और लेट से एक और पर्सन यहाँ पे खड़ा है इस अर्थ पे ही, मतलब मेरे बगल में, तो वो क्या बोलेगा हमको कि हम रेस्ट पे हैं, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। या फिर छोड़िए, मेरे रिस्पेक्ट में इस रूम में मौजूद हर एक चीज़ अभी रेस्ट पे है, क्योंकि अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा प्लैनेट अर्थ खुद सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, प्लस अपना एक्सिस पे रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो लेट से अगर कोई एलियन आपका एग्जिस्ट करता है आपका प्लैनेट मार्स पे, बस इमेजिनेशन है हम लोग का, तो अगर कोई एलियन हम लोगों को देख रहा होगा प्लैनेट मार्स से, तो उसके लिए तो बोलेंगे पूरा का पूरा अर्थ ही क्या है, मोशन में है।
तो उस एलियन के लिए पूरा का पूरा अर्थ मोशन में है, लेकिन हम लोग जो इस प्लैनेट पे हैं, हम लोग के लिए अर्थ क्या है, आपका रेस्ट पे है। हम लोग अर्थ को मूव करता हुआ परसेप्ट नहीं करते हैं, वो तो हम लोग सूरज चांद का मोशन देख के समझते हैं कि हाँ अर्थ घूम रहा है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए, इंटरेस्टिंग बात है, जब शुरू में आपका ये सब यूनिवर्स का थ्योरी बन रहा था ना, सोलर सिस्टम का, तो लोग यही मानते थे ना कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, अर्थ जो है वो रेस्ट पे है, और जो सूरज है और स्टार्स है, बाकी का स्टार्स, सन भी बाय द वे एक स्टार ही है, और बाकी का जो प्लैनेट्स है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और प्लैनेट अर्थ जो है वो बिल्कुल बीचों बीच में है। सूरज भी अर्थ के चारों तरफ जा रहा है, बाकी प्लैनेट्स भी अर्थ के चारों तरफ जा रहा है। ये सबसे पहले थ्योरी सोचा गया था, लेकिन बाद में फिर और प्रिसाइसली ऑब्जर्व किया जब साइंटिस्ट को पता चला कि नहीं, दिस इज़ नॉट द केस, प्लैनेट अर्थ इटसेल्फ इज़ मूविंग अराउंड द सन। ओके, सो रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव। एक और एग्जांपल से समझिए, लेट से दो ट्रेन आपका पटरी पे है अगल बगल में, अभी दोनों रेस्ट पे है और दोनों ट्रेन में पैसेंजर्स है। लेट से आप किसी भी एक ट्रेन में पैसेंजर हो और आप बैठे हुए हो, इंतज़ार कर रहे हो कि कब ट्रेन खुलेगा, और अचानक से देखते हो कि ट्रेन चलना शुरू हो गया। लेकिन शुरू में थोड़ी देर के लिए आपको नहीं समझ में आता है, आप अगर बगल वाले ट्रेन को देख रहे हो तो आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज रहते हो कि यार मेरा ट्रेन चल रहा है कि उसका ट्रेन चल रहा है, समझ ही में नहीं आता है। आप जब दूसरे तरफ देखते हो कि अच्छा इधर जो पेड़ है आपका, वो पेड़ हमको रेस्ट पे ही दिख रहा है, मेरे पेड़ हमको पीछे आते हुए नहीं दिख रहा है, तब समझ में आता है कि नहीं मेरा ट्रेन रेस्ट पे है, बगल वाला ट्रेन खोला है। या फिर अगर आपको इधर देखने से इधर जो पेड़ खड़ा है वो जब पीछे जाता हुआ दिखता है तो समझ में आता है कि नहीं मेरा ट्रेन मोशन में है और बगल वाला ट्रेन क्या है, रेस्ट पे। लेकिन अगर लेट से इस तरफ का सारा खिड़की बंद कर दिया जाए और आप सिर्फ बगल वाले ट्रेन को देख सकते हो, और अगर बगल वाला ट्रेन जो है वो एक ही जैसा स्पीड से मूव करे, तो आप उसको देख के नहीं बता सकते हो कि आपका ट्रेन एक्चुअली मूव कर रहा है कि उसका ट्रेन मूव कर रहा है, आप नहीं बता सकते हो। आप तब बता पाओगे जब दोनों ट्रेन मतलब एक दूसरे के आमने सामने से हट जाएगा, कोई एक क्रॉस कर जाएगा, तब आपको समझ में आएगा रोड देख के या फिर पेड़ देख के कि कौन मोशन में था, हम मोशन में थे कि बगल वाला ट्रेन मोशन में था। वाई? बिकॉज अगेन रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव। ओके, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ना इमेजिन करो कि ये आपका हैप्पी होम है और आप यहाँ से चलना शुरू किए निकल के, और किसी एक रास्ता के थ्रू इस रास्ता को ट्रैवल करते हुए आप यहाँ पहुँच गए अपने स्कूल में। तो आप इस पाथ को फॉलो करते हुए वहाँ तक गए हो, तो एक्चुअली में आप जिस पाथ को फॉलो करते हुए गए हो उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है, टोटल लेंथ होता है, ये पूरा आप जोड़ते जाओ कि हाँ कितना मीटर हम गए हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहने का मतलब होता है सिंपली लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप ट्रैवल किए ना, यहाँ जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किए और वहाँ पे ख़त्म किए, तो जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं उनके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सबसे छोटा से छोटा डिस्टेंस क्या होगा। तो आप सोचो यहाँ पे फिगर में ये होम है, ये स्कूल है, इनके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से वहाँ तक का जो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर काश कोई ऐसा रास्ता होता सीधे जो हमको पहुँचा देता है घर से स्कूल, तो ये जो आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है, दिस इज एक्चुअल पाथ, दिस इज डिस्टेंस and this is the shortest path, this is displacement। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। दोनों आपस में इक्वल भी हो सकता है। दोनों आपस में इक्वल कब होगा? जब सचमुच में वो स्ट्रेट लाइन में ही चला है। लेट से ऐसा कोई रास्ता सचमुच में एग्जिस्ट करता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके लिए। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं हो रहा है, मोशन जो है आपका कर्व्ड हो गया या फिर स्ट्रेट लाइन से मुड़ गए आप,
तो उस केस में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। ओके फाइन। उसके बाद ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम लोग मेज़र करेंगे। तो फिज़िक्स में हम लोग हर एक चीज़ को मेज़र करने की कोशिश करते हैं, और आपको मेज़रमेंट करना है तो उसके लिए एक यूनिट चाहिए। तो लेंथ का आपका SI यूनिट याद रखना है, मीटर होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक तरह का लेंथ ही है, तो आपका दोनों का ही SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। SI कहने का मतलब है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो दोनों का यूनिट है वो आपका हो जाएगा मीटर, METRE। लेंथ का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का और भी बहुत सारा यूनिट होता है। सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, तो बहुत सारा यूनिट है। अदर यूनिट्स में आपका सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, तो इन सब को हम लोग ऐसा यूनिट्स में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, दीज आर अदर यूनिट्स विच आर इन यूज़ बट दे आर नॉट ऐसा यूनिट्स। ऐसा यूनिट बस एक ही होगा, और वो आपका लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर। इसी तरह से अगर टाइम का बात करते हैं तो टाइम का हम लोग के पास बहुत सारे यूनिट्स है। टाइम को हम लोग सेकंड में मेज़र करते हैं, मिनट में मेज़र करते हैं, आवर में मेज़र करते हैं, डे में मेज़र करते हैं। लेकिन इन सब में जो टाइम का ऐसा यूनिट है वो है आपका सेकंड। ठीक है फाइन। तो आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। एक और डिफरेंस देखिए कि जब आप डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते पे चल रहे हो तो आप बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, इसमें बस एक ही डायरेक्शन है, बस डायरेक्शन फिक्स कर दिया, उसी तरफ चलते जाना है। लेकिन जब आप डिस्टेंस वाले रास्ते पे चल रहे हो, यानी कि जो एक्चुअल पाथ था जो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो उस पर आप बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का एक यूनिक डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस का कोई यूनिक डायरेक्शन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके बेसिस पे ना जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होता है ना फिज़िक्स में, हम लोग उसको दो क्वांटिटीज़ में क्लासीफाई करते हैं। वन स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या होता है, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं कि दो क्वांटिटी आपका है, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब है कि ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज नीडेड टू एक्सप्रेस। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का ज़रूरत है और किसी भी तरह का डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। वैसा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बाय द वे हम प्रॉपर डिफिनेशंस लिख नहीं रहे हैं, डिफिनेशन सब डिक्टेट कर दे रहे हैं। अगर आपको डिफिनेशन चाहिए तो खैर आप बुक से भी लिख सकते हो। ठीक है, हम ज़्यादा फोकस हम यहाँ पे कर रहे हैं आपको अंडरस्टैंडिंग देने का, समझाने का। लुक, फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगा स्केलर क्वांटिटी का, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल में आप डिस्टेंस दे देना। डिस्टेंस जब आप बताते हो तो आपको सिंपली उसका मैग्नीट्यूड बताना है। हाँ, इस मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, मतलब सिंपली उसका जो वैल्यू है। जैसे कि आप डिस्टेंस मान लेते हैं आपका है 500 मीटर, 500 मीटर, या फिर इसी को आप हाफ किलोमीटर भी बोल सकते हो। तो ये पूरा यूनिट के साथ सिर्फ 500 नहीं बोलना है, 500 मीटर, ये पूरा मिला के कहलाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। या फिर उसी को आप हाफ किलोमीटर बोलो, सिर्फ हाफ मत बोलना। ये जो सिर्फ 1/2 लिखा हुआ है वो कहलाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोमीटर मीटर जो लिखा हुआ है वो कहलाता है यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिल के बनता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब सिर्फ अकेले 1/2 या अकेले 500 नहीं होगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लोग सिंपली मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी ये हो गया। एग्जाम्पल में डिस्टेंस, और भी बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी है जैसे टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, एक तो डिस्टेंस हो गया, फिर दूसरा हो गया आपका टाइम। तो टाइम बताने के लिए भी डायरेक्शन होता है क्या? आप सिंपली आप पूछते हो टाइम कितना हो रहा है, तो हाँ 1 बज रहा है, 1 बज रहा है नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ। वहाँ डायरेक्शन से क्या मायना मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो आप सिंपली टाइम का बताते हो कि लेट से पूछा जाए आपसे कि आपको घर से स्कूल जाने में टाइम कितना लगता है, यू विल से 10 मिनट्स, दैट्स ऑल। तो ये 10 मिनट जो है वो कहलाएगा
मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम। ओके, उसके अलावा और क्या क्या स्केलर क्वांटिटी हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, कोई चीज़ कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको हम लोग टेम्परेचर में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। डायरेक्शन का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज़ है। बाय द वे, टेम्परेचर का एसआई यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। ओके, याद रखिएगा, केल्विन। वेक्टर क्वांटिटीज़ किसको बोलेंगे? इसमें यहाँ पे हो जाएगा कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नीडेड। हम लिख नहीं रहे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, ये आप याद रखो टू एक्सप्रेस कंप्लीटली। एग्जाम्पल में इसका क्या आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट बताओगे ना जब भी, तो हमेशा वहाँ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बाय द वे, लेट से डिस्टेंस अगर 500 मीटर था तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग बता सकते हैं अपना कॉमन सेंस से कि पक्का 500 मीटर से तो कम ही होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सिर्फ डायरेक्शन में, तो लेट से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 300 मीटर है, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा आपका कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ लिखते रहे हैं 300 मीटर, और कुछ डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो ये इधर आपका नॉर्थ होता है, इस तरफ आपका ईस्ट होता है, तो लेट से हम यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए भी नॉर्थ ईस्ट लिखते रहे। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। तो ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ से, तो स्टूडेंट ऐसे बताएगा कि माई स्कूल इज़ सिचुएटेड एट 300 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम माई होम। ठीक है, अपने होम से नॉर्थ ईस्ट की तरफ 300 मीटर चले जाना है तो स्कूल पहुंच जाएंगे। तो डायरेक्शन का ना काफ़ी सिग्निफिकेंस है फिज़िक्स में। ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज़ है जहाँ पर डायरेक्शन बताना पड़ता है आपको, इसलिए तो स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ठीक है, अगर वहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताएंगे हम लोग तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे कि अगर लेट से आपसे पूछा जाए कि आपका स्कूल कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप क्या बोलोगे कि घर से ये 300 मीटर दूर है, तो इससे क्या समझ में आ जाएगा क्या जो पूछ रहा है उसको? 300 मीटर दूर तो आपका एक सर्कल के रेडियस में किधर भी हो सकता है। 300 मीटर इस तरफ है, इस तरफ है, 300 मीटर किधर जाए? घर से 300 मीटर तो बहुत इन्फाइनाइटली मिनी डायरेक्शन से जाने के लिए, तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बताना पड़ेगा कि हाँ 300 मीटर जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो सामने वालों को समझ में आएगा। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपको ना क्लास 9 में बस 5 वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है, उससे ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, पांचों का नाम आप याद रख लो। दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है आपका एक्सेलरेशन, चौथा है आपका मोमेंटम, और पांचवा है आपका फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स में भी डायरेक्शन होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, बाय द वे फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो मान लेते हैं आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो 10 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? लेट से आपका ये एक पर्सन है, लेट से मार्कर एक पर्सन को डिनोट कर रहा है जो कि एक खाई के किनारे पे है। अब इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगे तो वो इसको जान से मारने के लिए काफ़ी है, इससे ये पर्सन मर जाएगा। लेकिन इसी पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन से इस तरफ लगे तो ये पर्सन का जान बच जाएगा। तो उसी फोर्स तो इस पे 10 ही न्यूटन का लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है वो यहाँ पे एक डिसाइसिव फैक्टर है। वो या तो इसका जान बचा सकता है अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगे तो, और अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये गया। ओके, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि लेट्स से एक पर्सन मूव करना शुरू करता है पॉइंट ए से। सो ए इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। और ए से मूव करके पहले बी के पास जाता है, फिर बी से सी के पास जाता है और वहाँ रुक जाता है। तो सी इज़ द फाइनल पॉइंट। यहाँ पे दिखाया हुआ है क्वेश्चन में कि ए से पहले बी गया है, बी से फिर सी गया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आई होप इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से अब तक दे भी दिए होंगे। तो डिस्टेंस हम लोग बोले थे कि दिस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ ये वाला जिसमें ये मूव किया है,
दिस इज 10 मीटर प्लस 7 मीटर, सो 10 प्लस 7 यानी कि 17 मीटर इज द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। क्वेश्चन में भी हम लोग से पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिमेंबर वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप सिंपली मैग्नीट्यूड बताते हो उसका, तो आप डायरेक्शन उसका नहीं बताए हो तो वो इनकम्प्लीट है। तो अगर ऐसे सिंपली हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। आप डिस्प्लेसमेंट लिख के उसको ऐसे दोनों तरफ बार्स लगा दो। दोनों तरफ ऐसे बार लगाने का मतलब है ना कि हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, और इससे हम ये हाईलाइट कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वहीं पे आपको ऐसे बार लगाने का ज़रूरत पड़ेगा। स्केलर क्वांटिटी में तो बार लगाने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो होता ही सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे बार लगा दोगे, इसका मतलब है कि हम वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में जानना चाहते हैं, डायरेक्शन के बारे में भी नहीं जानना चाहते हैं। फाइन, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देखिए ये वाला है 6 मीटर, सीधा सीधा ऐसे नहीं चल जाएंगे क्या? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 6 मीटर, दैट्स ऑल। आई मीन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 6 मीटर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार आपका सर्कुलर ट्रैक है। अगेन जो पर्सन है वो ए से चलना शुरू किया है, ए से बी पे गया है, बी लेट यहाँ पे कोई पॉइंट है, और फिर उसे सी गया, यानी कि ये ऐसा रास्ता कवर किया है। और इस सर्कल का आपको रेडियस दिया हुआ 14 मीटर, और वंस अगेन आपसे यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? एक बात और, अब आप लोग को फिज़िक्स पढ़ने के लिए मैथ्स का भी ज़रूरत पड़ेगा। फिज़िक्स में बार बार न्यूमेरिकल्स आएगा, क्लास 9 में, 10th में, 11th में, 12th में, और बिना मैथ्स के फिज़िक्स नहीं पढ़ा जा सकता है हायर क्लासेस में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैथ्स भी अच्छे से पढ़िए। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, ठीक है। तो ये 2πr से हमको पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस निकल जाएगा, लेकिन हमको पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस नहीं निकालना है। डिस्टेंस ए से सी तक गया है, यानी कि यहाँ से बस यहीं तक, तो हमको हाफ निकालना है। तो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो उसका आधा करना है, तो 2 से आप डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई जब कुछ भी ना बोले तो 22/7 ले लेना है, और रेडियस आपको दिया हुआ है 14, 7 2 14, 44 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे आपका 44 मीटर को कवर किया है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वंस अगेन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो जहाँ से स्टार्ट किए थे, जहाँ पे ख़त्म किए हैं, उसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट, तो सबसे जब शॉर्टेस्ट पाथ खोजना है, सॉरी शॉर्टेस्ट पॉइंट नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ जब खोजना है तो सीधे सीधे नहीं चल जाएंगे हम, स्ट्रेट लाइन में घूम के क्यों जाएंगे? तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आपका ये वाला होगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो दिस इज़ रेडियस इज़ 14, तो ये डायमीटर हो जाएगा उसका डबल, यानी कि 14 × 2 28 मीटर। ओके, सो यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम है, मेक सेंस। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ज़्यादा आ जाता ना तो हम लोग सरप्राइज हो जाते कि क्या कैसे हो गया। अच्छा, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल देता कि जो पर्सन है वो ए से बी से सी पे गया लेकिन वापस पूरा ए पे आ गया, यानी कि 1 कंप्लीट राउंड लगाया है, तो 1 कंप्लीट राउंड लगाया है, तो इस केस में बताइए डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा? तो डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये 44 मीटर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद 44 मीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा 88 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको देखना है स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम शुरू किए थे पॉइंट ए से, और हम एंड पॉइंट भी मेरा पॉइंट यही है, ख़त्म भी वहीं पे किए हैं। तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जब दोनों सेम जगह पे आ जाएगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? फिर 0। जब 2 पॉइंट एक ही जगह पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 0, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट पी से आपका मोशन स्टार्ट हुआ है। मोशन कौन स्टार्ट किया है? आप कुछ भी ले सकते हो, आप एक चींटी को चलते हुए सोच सकते हो, हाथी को चलते हुए सोच सकते हो, या खुद को चलते हुए सोचो, डजंट मैटर। तो मोशन स्टार्ट हुआ है पॉइंट पी से, ये 4 मीटर गया है आपका
पॉइंट क्यू तक, फिर यहाँ से 90 डिग्री टर्न कर गया है लेफ़्ट साइड में। तो सोच के देखो, अगर ऐसे ऐसे आप चल रहे हो तो ये लेफ़्ट होगा और ये आपका राइट होगा। तो 90 डिग्री लेफ़्ट की तरफ मुड़ गया है और फिर 3 मीटर चल के रुक गया है। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये गया है P टू Q टू R। P स्टार्टिंग पॉइंट, R इज एंड पॉइंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। सो 1 सेकेंड डिस्टेंस तो आप लोग बता भी दिए होगे आपका आसानी से। डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 3 डायरेक्टली 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? सो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन, आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, वही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो ये जो PR है ना, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे PR? तो PR का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। राइट ट्रायंगल देखिए दिख रहा है, तो जब भी राइट ट्रायंगल दिखता है तो वहाँ पे एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगता है, या फिर इसको पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हो, जो कि आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, जो बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर के सम के बराबर। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? लुक, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने में जो साइड है ना, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है यानी कि PR, वो कहलाता है हाइपोटेनस। तो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करो, PR का स्क्वायर करो, और ये अकेले इक्वल होता है बाकी दोनों जो साइड बच गया ना, उसका स्क्वायर के सम के। तो पहले इसको स्क्वायर करना है, तो बाकी दोनों साइड में है PQ, उसको स्क्वायर किए, उसमें जोड़ देना है दूसरा वाला साइड का स्क्वायर, QR स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, जो नहीं पता उसको छोड़ दीजिए। इससे ही PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। PQ 4 है, तो 4 का स्क्वायर वो 3 है, 3 का स्क्वायर, PR स्क्वायर इक्वल टू 16 + 3 का स्क्वायर 9, PR स्क्वायर इक्वल टू 25, PR इक्वल टू, इस तरफ से अगर स्क्वायर हटाते हैं ना हम लोग, तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आता है, तो स्क्वायर रूट 25। तो आप सोचो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 मीटर, यानी कि ये P से जो R है ना, वो 5 मीटर है। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 5 मीटर।